नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं कुमार गौरव एंड वेलकम टू अरिहंत एडुटेक, इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। गाइस, आप देख सकते हैं आज हम लोग बहुत ही शानदार सा टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपको आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो मिलता है। गाइस, आपको एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो क्या मिलेंगे आपको, कहीं से हो सकता है आपको हिस्ट्री से, हो सकता है आपको ज्योग्राफी से, हो सकता है पॉलिटी से, हो सकता है इको से या साइंस से या करंट अफेयर से, हो सकता है क्वेश्चन ना मिले, लेकिन सर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शानदार सा टॉपिक है। तो आइए बिना किसी देरी के अपना ये सेशन एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और पता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि सर सास भी कभी बहू थी। एक दौर था जब मैं भी तैयारी करता था और गाइस आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी उसके 1 साल बाद तक मुझे यही समझ में नहीं आया था कि नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। मैं इतना टेंशन में रहता था और अंदर ही अंदर डरता था कि कभी कोई पूछ न ले। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये तो बहुत आसान सी चीजें हैं। आइए ये बहुत आसान सी चीजें मैं आपके साथ भी अरिहंत एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहता हूं। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व से जो है वो गलत ना हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको एक एक बात समझ में आएगी। ये मेरी कमिटमेंट है। तो आइए फटाफट जल्दी से अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सर देखिए कहानी यहां से शुरू होती है। सर देखिए कहानी यहां से शुरू होती है कि एक वर्ड जो है वो आपको सुनने में आया होगा, सुना होगा, आपने खूब जाना होगा, वन्य जीव। सर इसको हम लोग वाइल्ड लाइफ भी कहते हैं। एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, वन्य जीव, इसे हम लोग जो है वो वाइल्ड लाइफ भी कहते हैं। अब ये वन्य जीव कौन से होते हैं? मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि ये वन्य जीव कौन से होते हैं। क्या हमारी गाय, क्या हमारी बकरी, क्या हमारा शेर ये वन्य जीव हैं या इनमें से कुछ एक वन्य जीव है और कुछ एक वन्य जीव नहीं है? तो आइए सबसे पहले कहानी यहां से शुरू करते हैं। और सर कहानी यहां से जरा देखिएगा वन्य जीव की कहानी क्या है। सर सबसे पहले ऐसे जीव जो प्राकृतिक आवास समझते ना, नेचुरल शेल्टर्स, यानी प्राकृतिक आवास में रहते हैं। नेचुरल शेल्टर्स, प्राकृतिक आवास क्या होता है बेटा? नेचुरल शेल्टर्स, प्राकृतिक आवास का मतलब होता है जो बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के जीव और जंतुओं के द्वारा बनाए गए हों। बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के जीव और जंतुओं के द्वारा बनाए गए हों, उन्हें प्राकृतिक आवास कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर 3 चीजें इस समय बड़ा खतरनाक तरीके से चल रही हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? पहली तो सर जनसंख्या, मानव की जो है वो जनसंख्या पहली चीज। सर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हर चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है। एक बच्चा जन्म लेता है, उसके लिए कपड़े भी चाहिए, उसके लिए स्कूल बैग भी चाहिए, उसके लिए कॉपी पेंसिल भी चाहिए, उसके लिए घर भी चाहिए, उसके लिए भोजन भी चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए और पूरी कहां से होंगी? नेचर से ही ना, प्रकृति से ही ना। सर बढ़ती हुई जनसंख्या ये प्राकृतिक आवासों के लिए ना खतरनाक होती जा रही है।
दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट सुनिएगा, और दूसरा पॉइंट कौन सा है गाइस? जनसंख्या के बाद जो दूसरा फैक्टर काम करता है आपका, वो है आपका नगरीकरण, यानी अर्बनाइजेशन। बेटा, नगरीकरण, बढ़ते हुए शहर इन प्राकृतिक आवासों के शत्रु होते जा रहे। मनुष्य जंगल काटता जा रहा है, अपने शहरों को बढ़ाता जा रहा है, जंगल काटता जा रहा है, अपने शहरों को बढ़ाता जा रहा है। ये मुस्कुराहट ना झूठी मुस्कुराहट है, ये बहुत गलत बात है सर, कि मनुष्य अपने भविष्य को बर्बाद करने के लिए जंगल को काट रहा है सर। और आप समझिएगा सर, इसके बाद औद्योगिकीकरण, 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 ये सर क्या है? औद्योगिकीकरण, ये क्या? औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन औद्योगिकीकरण बढ़ता जा रहा है। और ये तीनों के तीनों जो है वो प्राकृतिक आवास को नष्ट करने में तुले हुए हैं। बेटा, हम आपको एकदम बेसिक बात बता रहे हैं, हम आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जनसंख्या, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण में वृद्धि के कारण, औद्योगिकीकरण में वृद्धि के कारण ये प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं। और बेटा, जब ये प्राकृतिक आवास नष्ट होंगे तो ये वन्य जीव अपने आप जो है वो समाप्त हो रहे थे हमारे देश में। जब हमारे देश में वन्यजीव समाप्त हो रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वन्य जीव को बचाना क्यों जरूरी है। पूरी दुनिया में वन्य जीव को बचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, पूरी दुनिया ने वन्य जीव की रक्षा के लिए क्या क्या किया। लेकिन मैं आपको आज इस सेशन में, इस 40-45 मिनट के सेशन में यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, और इनमें अंतर के साथ साथ इनसे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। गाइस, जरा इधर देखिएगा, आगे जल्दी से बढ़ते हैं। अब जब ये प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे थे, वन्य जीव नष्ट हो रहे थे, तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया 1972 में। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया, जिसे बाद में 2006 में लेटेस्ट अपडेट किया गया है। इस एक्ट पे मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा, बस इस एक्ट की दो बातें बताना चाहूंगा। एक तो इस एक्ट के द्वारा सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, यानी केंद्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई, केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई। और इस बोर्ड के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो इसके स्वयं क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। भारत के खुद प्रधानमंत्री जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट होते, इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो वन्यजीव बोर्ड है, वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड है, इसका उद्देश्य केवल इतना होता है कि वन्य जीवों के लिए जो योजना, जो स्कीम चल रही है, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी निगरानी करना, उनकी निगरानी करना, उनकी निगरानी करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी निगरानी करना, ये इसका मेन उद्देश्य है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी जो है वो क्या करना? निगरानी करना। अब ध्यान से सुनते चलना अगली बात। सर, इससे अगली बात क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर, नेक्स्ट पॉइंट ये है सर, नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि अब इसके द्वारा ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा वन्य जीवों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए। वन्य जीवों के लिए कुछ स्थान, वन्य जीवों के लिए
कुछ स्थान वन्य जीवों के लिए, कुछ स्थान जो है वो क्या किए गए, स्थान जो है वो रिजर्व किए गए, आरक्षित किए गए। और जो ये स्थान आरक्षित किए गए हैं, ये जो स्थान रिजर्व किए गए हैं, आइए थोड़ी सी इनकी कहानी मैं आपको बताता हूं। पहले मैं जो है वापस जाता हूं और थोड़ी सी इनकी कहानी जो है वो मैं आपको बताता हूं। एक सेकंड रुकिएगा, इनकी एक थोड़ी सी जो है वो कहानी मैं आपको समझाना चाहूंगा। सुनिएगा सर, इनकी कहानी समझाना चाहूंगा तो जरा देखिएगा सर। ये वन्य जीव, जो वन्य जीवों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए, ये जो स्थान आरक्षित किए गए हैं इन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जो ये स्थान आरक्षित किए गए हैं गाइस, ये स्थान 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले का नाम है नेशनल पार्क, मतलब राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। दूसरे का नाम है वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। और उसके बाद तीसरे का नाम है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीसरे का नाम है। अब जल्दी से मैं इस टॉपिक पे जो अपना टॉपिक है उसे बता देता हूं। सबसे पहले ये समझिए कि जो नेशनल पार्क होता है, जो राष्ट्रीय पार्क होता है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी, मानव गतिविधि, मानव कार्यवाही, मानव ह्यूमन से होने वाली सभी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड हैं, यानी प्रतिबंधित हैं। सर प्रतिबंधित हैं सर, मानव से रिलेटेड, मानव से संबंधित सभी गतिविधि, मानव कार्यवाही जो है वो क्या है, प्रतिबंधित है। अब आप सोचोगे सर क्या इसमें बिल्कुल सही बात है, ध्यान से सुनना। नेशनल पार्क में न मानव शिकार कर सकता है, न घास चरा सकता है, न लकड़ी काट सकता है, न मनोरंजन कर सकता है, किसी भी प्रकार की अनुमति नेशनल पार्क में नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन बोली, आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि सर फिर नेशनल पार्क जो है, कि सर फिर ये जो नेशनल पार्क है, ये जो नेशनल पार्क है, यहां घूमने कैसे जा सकते? बेटा, एक नेशनल पार्क में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं और हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने जाते हैं। अंतर मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है सर। यहां सभी तरह की मानव गतिविधियां, मानव कार्यवाहियों पर प्रतिबंध होता है, चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे वो लकड़ी काटना हो, चाहे वो आपका चारा काटना हो, चाहे वो पशुओं को चराना हो, एवरीथिंग सब रिस्ट्रिक्टेड है यहां पर। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी चीज, अच्छा एक पॉइंट और, ये वाले जो है ये फ्लोरा और फूना दोनों के कंजर्वेशन के लिए बने होते हैं। बेटा, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधों की दुनिया और फौना का मतलब होता है जीव जंतुओं की दुनिया। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधों की दुनिया और फौना का मतलब होता है जीव जंतुओं की दुनिया। और ध्यान से सुनना, मस्त वाला टॉपिक बता रहा है बेटा, सुनो। फ्लोरा फौना के कंजर्वेशन से संबंधित है और इनकी संख्या हमारे देश में 106 है। मैं आशा करता हूं कि आपको नेशनल पार्क बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखिए वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं। तो वन्यजीव अभयारण्य क्या होते हैं? इनको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य, ये कैसे संबंधित हैं? तो गाइस आप समझिए, ये केवल फौना,
यानी आपके जीव जंतु, फौना यानी जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित है। सर ये आपके जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित है, ये आपके जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित है। यानी मैं यहां लिख देता हूं कि ये आपके जीव और जंतुओं के संरक्षण से संबंधित है। एक सेकंड रुकिएगा, जरा देखिएगा, ये आपके जीव और जंतु, ये आपके जीव और जंतुओं के संरक्षण से संबंधित है केवल। ये दो प्रकार के होते बेटा, दो प्रकार के कौन कौन से होते बच्चा? तो दो प्रकार के होते, एक होता है एनिमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक होता है वर्ल्ड सेंचुरी। यहां मैं लिख दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसे कहते एनिमल सेंचुरी और इसे कहते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे कहते एनिमल सेंचुरी, इसे कहते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है एनिमल सेंचुरी, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिएगा ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ये सर एनिमल सेंचुरी है, ये सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सर जरा ध्यान दीजिएगा, सर जरा ध्यान दीजिएगा, जो हमारी ये एनिमल सेंचुरी है, वर्ल्ड सेंचुरी है, सर अभी आप वेल अपडेट में आपको बता दूं, इसमें देखिए मानव कार्यवाही, कुछ एक मानव कार्यवाही जो है उनकी अनुमति होती है। जैसे कौन कौन सी हैं? तो जैसे मनोरंजन हो गया, जैसे मनोरंजन हो गया, जैसे लकड़ी काटने की अनुमति है, लकड़ी काटने की अनुमति है, काटने की अनुमति है, जैसे पशु चराने की अनुमति है, पशु चराने की अनुमति है, पशु चराने की अनुमति है। तो आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है वो फ्लोरा फूना से संबंधित होता है। ये बेटा दोनों के संरक्षण से संबंधित है और इनकी संख्या जो है वो 106 यानी 106 है। दूसरी बात सेकंड वन बेटा, सेकंड वन पॉइंट हमारा ये है कि सर मानव कार्यवाही इसमें रिस्ट्रिक्टेड होती है और कोई भी मानव कार्यवाही वन्य जीव अभयारण्य जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित है। दो प्रकार के होते हैं, एनिमल सेंचुरी और वर्ल्ड सेंचुरी। बेटा इसमें मनोरंजन की, लकड़ी काटने की, पशु चराने की ये अनुमति होती है। और एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अनुसार, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कब की रिपोर्ट है? तो ये नवंबर 2 नवंबर 2023 की रिपोर्ट है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इसने कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है और इसके अनुसार हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी जो हमारे देश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या है वो 573 है। देखो बेटा हमारे देश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इनकी संख्या बढ़ती रहती है, इसलिए ये वेल अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। 573 जो है वो क्या है? इनकी संख्या है। ठीक है, चलिएगा। आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों समझ में आ गए होंगे। अब जल्दी से देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। देखिए सर, बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। जो यूनेस्को है उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो यूनेस्को है उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और यूनेस्को ने क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया? तो यूनेस्को ने MAB मैन एंड बायोस्फीयर, MAB मैन एंड बायोस्फीयर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट को मारिए गोली, मैं आपको और आसान वे में बताता हूं। देखो बेटा सुनिएगा जरा, ये आपका ये जो आप देख रहे हैं ये आपका जो है वो क्या है? तो ये आपका हाइड्रोस्फीयर है।
सेकंड वन दिस इज लिथोस्फीयर, और थर्ड वन दिस इज जो है वो है आपका एटमॉस्फियर। यानी सर ये आपका हाइड्रोस्फीयर, ये आपका लिथोस्फीयर, ये आपका सर जो है वो आपका एटमॉस्फियर। यानी यहां आपका वायुमंडल, ये आपका स्थल मंडल और ये आपका जलमंडल। और जहां ये तीनों मिल रहे हैं ये आपका वो एरिया है जहां ये तीनों मिल रहे हैं, बस इसी को बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। बेटा ये वह स्थान होता है, बच्चा ये वह स्थान होता है जहां आपको क्या मिलता है, जहां आपको सारा ऐसा प्रकृति मिलता है जो आपके जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल में विकसित हुआ हो। ये ऐसा जो है आपको यहां जो है वो देखने को मिलता है। तो और हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या जो है वो 18 है, ये 18 है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बायोस्फीयर रिजर्व बता रहा हूं कि बायोस्फीयर रिजर्व वह प्राकृतिक स्थान है जहां वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल में मौजूद प्रकृति उपलब्ध होती है, उसी जगह को बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। और भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यहां राष्ट्रीय पार्क में मानव कार्यवाही प्रतिबंधित थी, यहां मनोरंजन, लकड़ी काटना, पशु चराना, चारा काटना ये अनुमति प्राप्त है। यहां बेटा ये इसके 3 जोन होते हैं, कोर जोन, बफर जोन और कन्वेंशन जोन। ये चारों, ये तीनों के अलावा जो है वो क्या होती है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अनुमति जो है वो होती है। हम ये डिस्कस करेंगे। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक एक बात को समझते हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुत छोटे वीडियो में बहुत बड़ी बात आपको समझा रहा हूं कि सर राष्ट्रीय पार्क क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ये कहानी कहां से शुरू हुई थी, वन्य जीव से। सर इन तीनों में अंतर क्या होता है ये भी मैंने आपको विस्तार से समझाया। अब उसके बाद आइए देखिए ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्च, 3 मार्च सर विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो कब मनाया जाता है सर, तो आप समझिए 3 मार्च को। इस दिन क्या हुआ था, सिटीज की स्थापना 1973 में, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड फूना एंड फ्लोरा। तो इसी के लिए जो है वो क्या किया जाता है, जंगल जीव वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को यानी 3 मार्च को जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो मनाया जाता है। आगे इस बार जो मनाया गया उसका थीम था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इस बार जो मनाया गया 2023 में उसका थीम था सर पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब जरा ध्यान दीजिए, नेशनल पार्क की कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सुनिएगा, जो ये नेशनल पार्क है, जो ये राष्ट्रीय पार्क है, संख्या कितनी है, 106। सर जरा देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा और एक एक बात को मैं विस्तार से समझाऊंगा आपको। सर इनकी संख्या कितनी है, पहली बात इनकी संख्या कितनी है, तो सर इनकी संख्या जो है नेशनल पार्क की जो संख्या है वो कितनी है, 106। सबसे ज्यादा कहां है, तो सबसे ज्यादा है एमपी में। एमपी में कितने हैं, 11। देखो आपको बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी किताबों में इनकी संख्या 12 देखने को मिल जाएगी, लेकिन बेटा वही 2 नवंबर
अपडेट 2 नवंबर 2023 को भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार इनकी संख्या एमपी में सबसे ज्यादा है और एमपी में इनकी संख्या है कितनी? 11। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा कहां है? तो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जो है वो है अंडमान निकोबार में, यानी ANN। अंडमान निकोबार में कितने हैं? तो यहां है 9 और 11 कहां है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। दो तीन बातें ये हुई। अब जरा कुछ एक बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बेटा ये है आपका हेमिस हाई। ये हेमिस हाई जो है वो कहां है? लद्दाख में है। और बेटा ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो है ही है, इसके साथ साथ ये हमारे देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान तो है ही है, इसके साथ साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का सबसे ऊंचा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा साउथ एशिया का, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा क्या है? पार्क है। सबसे बड़ा पार्क है बेटा, सबसे बड़ा पार्क है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। और सुनिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा पार्क है हेमिस हाई लद्दाख, और ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। हालांकि फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बात आगे बढ़ जाएगी। सबसे बड़े की बात की हमने, फिर उसके बाद यहां सबसे पुराना, सर ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट, सबसे पुराना नेशनल पार्क, सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो सर सबसे पुराना है जिम कॉर्बेट। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गलत हो गया, ये है आपका जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कौन से राज्य में है? बेटा उत्तराखंड में है, हमारे देश के उत्तराखंड राज्य में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसे बेटा आप समझिएगा 1836 में स्थापित किया गया। मैं कंफ्यूज इसमें था कि पहले इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था, पहले था हेली नेशनल पार्क या हेली उद्यान, लेकिन अभी इसका नाम बदल के रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया है। आई होप क्लियर। चलिए ऐसे मेरे साथ शानदार सा नोट्स बनाते रहिएगा। अब पता है आपको, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था गांधी जी के नाम से कि सर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जी, आप समझिए इतने महान व्यक्ति हैं। गांधी जी में सबसे पहले महात्मा गांधी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां है? तो ये है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। आपने कभी सोचा था कि महात्मा गांधी नेशनल पार्क वहां होगा? सर उसके बाद इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये कहां है सर? तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है ना वो अन्नामलाई, अन्नामलाई या आप सीधे लिख दीजिए तमिलनाडु में है। ये सर तमिलनाडु में है। हमारे देश के महान प्रधानमंत्री हुए हैं कौन? राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी जो हैं वो भारत में प्रधानमंत्री हुए हैं और राजीव गांधी जी के नाम पर 3 नेशनल पार्क जो है वो बनाए गए हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क नागरहोल कर्नाटका, नागरहोल कर्नाटका, कर्नाटका, नागरहोल कर्नाटका। राजीव गांधी नेशनल पार्क औरंग,
औरंग कहाँ है आपका, तो औरंग असम में है। और राजीव गांधी नेशनल पार्क एक छत्तीसगढ़ में है। तीन जो है वो राजीव गांधी जी के नाम से है। अब इंदिरा गांधी जी के दो पुत्र थे, एक का नाम था राजीव गांधी, दूसरे का नाम था संजय गांधी। अगर कभी आ जाए कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहां है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में है संजय गांधी नेशनल पार्क। और कभी आ जाए कि संजय नेशनल पार्क कहां है, तो संजय नेशनल पार्क जो है, संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है, संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये याद रखेंगे, ये गांधी जी के नाम से है। फिर पता है, मैं जब विद्यार्थी था मैं वही समस्याएं फील करते हुए आज आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, जो मेरे सामने समस्याएं थी। अरिहंत एडुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपको नेशनल पार्क, आप समझ लीजिए, ये बहुत अच्छे से जान लीजिए कि आप जिस टॉपिक से सोच के बैठे हैं, हो सकता है वहां से क्वेश्चन ना आए, लेकिन यहां से क्वेश्चन 100% आएगा और हर एग्जाम में आएगा और हर शिफ्ट में आएगा। हर एग्जाम में आएगा, हर शिफ्ट में आएगा। गाइस जरा ध्यान दीजिएगा, सर एक वर्ड आता है वैली के नाम से, वैली के नाम से। जैसे जरा देखो, फ्लावर वैली नेशनल पार्क, फ्लावर वैली नेशनल पार्क ये कहां है, ये है उत्तराखंड में, फ्लावर वैली नेशनल पार्क। फिर दूसरा पिन वैली नेशनल पार्क, ये कहां है सर, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली नेशनल पार्क। फिर आपने सुना होगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सर ये कहां है, ये है आपका केरल में, मुख्य रूप से केरल में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा कर्नाटक और कुछ हिस्सा आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। फिर आपको 1 2 3, फिर आपको सर जो है फ्लावर वैली, पिन वैली, साइलेंट वैली और आपको न्योरा वैली मिल जाएगा, न्योरा वैली मिल जाएगा। और ये न्योरा वैली कहां है, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और सर आपको एक और मिलेगा, सर फ्लावर वैली हो गया, पिन वैली हो गया और उसके बाद जो है साइलेंट वैली हो गया, फिर आपको न्योरा वैली हो गया, फिर आपको एक और मिलेगा कांगर वैली। और ये कांगर वैली कहां है, तो ये है छत्तीसगढ़ में, ये है छत्तीसगढ़ में है। फिर उसके बाद क्या करिएगा, मैं आपको एक दिन ऐसा सोच रहा हूं, एक लंबी क्लास लेते हैं, एक लंबी क्लास ले लेते या सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ राष्ट्रीय पार्क को ही डिस्कस करेंगे। सिर्फ राष्ट्रीय पार्क को ही जो है वो क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे प्रत्येक राज्य के, ठीक है। तो आइए जरा एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं अपना, हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा। सर हमने राष्ट्रीय नेशनल पार्क यानी राज्य, नेशनल पार्क का मतलब होता है, सर नेशनल पार्क का मतलब होता है आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान। संख्या कितनी है, 106, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 11, सेकंड सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में 9। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमेसाई, ये सबसे बड़ा भी है, सबसे ऊंचा भी है। और सर साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया का जो है वो क्या है, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। फिर उसके बाद दूसरा आता है, सेकंड पॉइंट आता है सर सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, नाम है सर जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1836 में उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। प्राचीन नाम इसका हेली है, हेली पार्क है। और अभी वर्तमान में भारत सरकार ने, क्योंकि यहां से रामगंगा नदी गुजरती है, इसीलिए इसे रामगंगा राष्ट्रीय पार्क के नाम से जो है वो जाना जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, अगली बात करें तो गांधी जी के नाम से, जैसे महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ये कहां है, तो सर महात्मा गांधी नेशनल पार्क जो है ये है आपका अंडमान निकोबार में। इंदिरा
गांधी नेशनल पार्क जो है वो कहां है? तो सर ये है आपका जो है तमिलनाडु में। राजीव गांधी, तो ये तीन है, नागरहोल कर्नाटका, औरंग असम और छत्तीसगढ़। और संजय राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क मुंबई महाराष्ट्र में। ये अच्छा, फिर एक और बचा वैली। वैली में फ्लावर वैली उत्तराखंड, पिन वैली हिमाचल प्रदेश, साइलेंट वैली केरला, न्यूरा वैली वेस्ट बंगाल और कांगर वैली जो है वो छत्तीसगढ़ में है। अब देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं और वाइल्ड लाइफ, ये तो नेशनल पार्क की बात हो गई। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैं आपको पूरी बात बता चुका हूं और इनकी संख्या 573 यानी 573 जो है वो इनकी संख्या है। जो सर सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है आपका कच्छ डेजर्ट, यानी कच्छ का रेगिस्तान, कच्छ का रेगिस्तान या कच्छ ऑफ रण। कच्छ का रण जो है वो क्या है? सबसे बड़ी जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है। एक बात, दूसरी बात सुनिएगा, सर हमारे देश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो वो है अंडमान एंड निकोबार में। 96, आप सोच सकते हैं कभी कि 96 जो है 96 जो है वो क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अंडमान निकोबार में है। इसी वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत आप समझिएगा प्रोजेक्ट टाइगर, यहां आप देखेंगे अंडमान निकोबार को, तो ये आपका 97, सॉरी एक और बढ़ गया, मैं यहां अपडेट करता हूं और इसके लिए माफी तो खैर क्या ही मांगना, गलती होती रहती है, बट गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये आपके 97 है, ठीक है। मैं भूल जाता हूं, पहले 97 ही था, अब ये 97 है, ठीक है। अब वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड कुछ एक बातें कर लेते हैं। जैसे पहले बात करते हैं एलिफेंट रिजर्व की। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारे देश में 1992 में, 1992 का मतलब है 1992 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट। और प्रोजेक्ट एलिफेंट में हमारे देश में जो हाथी अभ्यारण्य है उनकी संख्या, सर भारत में हाथी अभ्यारण्य की संख्या, अभ्यारण्य की संख्या वो कितनी है? 33 है, 33 है। सर दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? सेकंड पॉइंट, सबसे पुरानी या पहली एलिफेंट रिजर्व कहां है? तो वो है पेरियार। पेरियार कहां है? केरल में। बेटा पेरियार नदी हो, पेरियार आंदोलन हो, ये सब केरल में है। पेरियार जनजातियों कुछ भी हो पेरियार से रिलेटेड। अच्छा, पहली हो गई सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व। सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व कहां है? तो सर ये है सिंह भूमि। और ये सिंह भूमि कहां है? तो ये है सिंह भूमि जो है वो झारखंड में। ये है झारखंड में, सिंह भूमि झारखंड में है सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व। फिर सर सबसे लेटेस्ट यानी 33वां एलिफेंट रिजर्व कहां है? तो 33rd एलिफेंट रिजर्व यानी 33वां एलिफेंट रिजर्व है तराई एलिफेंट रिजर्व। कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। हमारे देश में बेटा आप समझिएगा भारत में लगभग जो है वो 20,000 हाथी, 30,000 हाथी हैं। 30,000 हाथी जो है वो भारत में है। अच्छा, अब देखिए अगली बात करें सर, इसके बाद हम लोग एक और प्रोजेक्ट की बात करते हैं और वो कौन सा है? तो वो है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर यानी प्रोजेक्ट आपका कौन सा है?
प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। सर ये प्रोजेक्ट टाइगर कहां है? तो ये जो है 1973 में शुरू हुआ था। टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 55 टाइगर रिजर्व हैं। सर जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है उसका नाम है नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर। ये नागा अर्जुन सागर कहां है? तो ये है श्री सैलम, और श्री सैलम कहां है? आंध्र प्रदेश में है। 55वां जो है वो करौली में खोला गया, करौली में बनाया गया, राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है, चलिएगा। फिर इसके बाद आते बायोस्फीयर रिजर्व। मैंने आपको अभी बताया था जहां जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल मिलते हो, ऐसी जगह को जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इसके 3 जोन होते हैं, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन, कोर जोन। सर कोर जोन में किसी को भी अनुमति नहीं होती है, किसी भी गतिविधि की अनुमति जो है वो कोर जोन में नहीं होती है। हाँ, तो इसमें ट्रांजिशन जोन में टूरिज्म की अनुमति है, ह्यूमन सेटलमेंट की है, सर रिसर्च की है, और सर मॉनिटरिंग की है। सर इन चीजों की जो है यहाँ एजुकेशन की है। इसके साथ साथ बफर जोन में शिक्षा संबंधी है, लेकिन कोर जोन में इनकी कोई अनुमति नहीं है। और हमारे देश भारत में 18 जो है वो क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सर सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कच्छ, कच्छ का रण, कच्छ का रण ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है बेटा, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड वन, सबसे पुराना, ये नीलगिरी। सर नीलगिरी, सर नीलगिरी, सर नीलगिरी, सर नीलगिरी जो है ये सबसे बड़ा है, ये सबसे पुराना है, ये सबसे पुराना है, ये सबसे पुराना है। ये सबसे क्या है बेटा? ये सबसे पुराना है। ये एकदम बेसिक बातें थी, ये एकदम बेसिक कंसेप्ट था। मेरा उद्देश्य केवल इस क्लास को लेने का ये था कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। आप एक इस क्लास को करिएगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप मस्त पढ़िएगा, मस्त काम करिएगा, आप सब कुछ सीख चुके होंगे। इसके साथ ही बने रहिए aryantedutek.in पर, जहां 1000+ एग्जाम की टेस्ट सीरीज जो है वो उपलब्ध है। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।